क्यों बीजेपी के साथ गुलाम नबी आजाद ने जोड़े एनसी के तार, और क्या सच में अब्दुल्ला खानदान है आर्टिकल 370 की मनसूखी का जिम्मेदार? लोकसभा इंतखाबात से पहले किस तरह से पीडीपी की हिलती नजर आई बुनियाद? पार्टी का अहम मोहरा मुजफ्फर बेग क्या दे रहे हैं बीजेपी का साथ? मुख्तलिफ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ दे रहे बयानों में किस तरह से उठा रही हैं पर्दा दबे हुए राजों से, और कुछ दिनों से गरमाई हुई सियासत की असल सच्चाई आइए आप तक भी पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत यहां के सियासतदानों के बयानबाजियों से काफी ज्यादा मुतासिर होती है। एक पार्टी का दूसरी पार्टी के खिलाफ बयान देना वैसे तो काफी ज्यादा आम है, पर पिछले कुछ वक्त से जो जम्मू कश्मीर के सियासतदान कर रहे हैं वो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। बात करें 3 दिन कबल किए गए गुलाम नबी आजाद के एक दावे की। गुलाम नबी आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान बीजेपी या मरकजी हुकूमत से मिलने के लिए वक्त मांगते हैं, पर सिर्फ रात के 11 या 12 बजे का, और ऐसा पहले ही नहीं बल्कि अभी भी है। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से देर से वक्त मिलना एक गलत बात होती है, पर एनसी की जानिब से खुद से ही रात का वक्त मांगा जाता है, जो कि काफी ज्यादा शक पैदा करता है। और कश्मीर में उनकी जानिब से कोई और बात की जाती है और जम्मू में कोई और बात की जाती है, वहीं दिल्ली में कोई और ही बात की जाती है। गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला के मंदिर जाने की बात को भी उठाया और कहा कि आजाद से ज्यादा सेकुलर मुल्क में कोई नहीं है, पर वो सिर्फ झूठ बोलने के लिए या हिंदू वोट मांगने के लिए मंदिर नहीं जाते, ना ही मुसलमान वोट मांगने के लिए हिंदुस्तान को या हिंदुओं को गाली देते हैं। वो अपने मजहब को मानते हैं और सभी मजहबों की इज्जत करते हैं। वो जम्मू में और कश्मीर में एक जैसे ही बयान देते हैं। आजाद ने कहा कि मेरा कहना यही है और चाहना भी यही है कि हर हिंदू पक्का हिंदू हो और हर मुसलमान पक्का मुसलमान हो। इसके साथ दफा 370 और 35A की मनसूखी को लेकर आजाद ने कहा कि दिल्ली में ये बात सियासी जमातों में काफी ज्यादा आम हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान 2 दिन पहले मरकज से मिले, जहां पर उनकी मनसूखी को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद एनसी की जानिब से ये कहा दिया गया कि एनसी के लीडरान को नजरबंद कर दिया जाए, उसके बाद ही इस फैसले को लिया जाए, वरना उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बात भी काफी ज्यादा शक पैदा करती है कि 2 दिन पहले ये मरकज से मुलाकात कर रही हैं और वहीं 2 दिन बाद आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी हो रही है और इन्हें कुछ पता ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने ये भी कहा कि मैं 2014 में इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने को लेकर बातचीत में थी। यहाँ बता दें तो इसी से मिलता हुआ एक दावा चंद वक्त कबल एक वक्त में उमर अब्दुल्ला के बड़े करीबी रह चुके जुनैद आजिम मट्टू ने भी किया था कि 2014 में पीडीपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिलकर इत्तेहाद में आना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, जो कि उस वक्त लंदन में थे, वो हर हाल में बीजेपी के साथ इत्तेहाद चाहते थे और उमर अब्दुल्ला ने भी इत्तेहाद का ऑफर दिया था और वजीर आला बनने की तजवीज पेश की थी, पर बीजेपी की जानिब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तजवीज की गई, जिसके लिए अली मोहम्मद सागर तैयार थे। गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू में किए गए दावे और भी ज्यादा संगीन यहाँ से होते हैं कि कुछ वक्त पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं और उनके दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, पर उनके इस बयान को मुस्तरद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंडिया इत्तेहाद के साथ पुरअज़्म खड़े हैं और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बता दें तो इसी बीच दविंदर राणा ने भी एक दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे तब वो उमर अब्दुल्ला के साथ बीजेपी लीडरान के पास हुकूमत बनाने की तजवीज लेकर गए थे, पर बीजेपी लीडरान की जानिब से इसे नहीं माना गया। यहाँ पर यह बात भी तवज्जो देने वाली है कि 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की वजीर आजम मोदी और अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई और उसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया, पर उनकी जानिब से ये दावे किए गए कि उन्हें आर्टिकल की मनसूखी के बारे में कोई इत्तला नहीं थी। पर बड़ा सवाल कि आर्टिकल की मनसूखी के बाद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को वादी के बाकी लीडरान खास करके महबूबा मुफ्ती से काफी वक्त पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी है जो गुलाम नबी आजाद के किए गए दावों के हक में है। पर वहीं जब गुलाम नबी आजाद ने ये सभी दावे किए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी एक पोस्ट सामने आया, जहां पर उनका कहना कुछ इस तरह का था। वाह भाई वाह, कहाँ है वो गुलाम जो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की सीटों के लिए 2015 में हमसे भीख मांग रहा था। उन्होंने आजाद के लिए ही कुछ दावों को बोलते हुए कहा, अब्दुल्ला खानदान 370 की मनसूखी के बारे में सब जानता था, तभी उन लोगों को 8 महीनों से भी ज्यादा वक्त के लिए पीएसए के तहत नजरबंद रखा गया। और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के वाहिद वजीर आला थे जो 5 अगस्त के बाद आजाद घूम रहे थे। उमर ने कहा, अब्दुल्ला खानदान चुपके चुपके मिलता है,
तभी फारूक अब्दुल्ला को उनके सरकारी रिहायशगाह से मेंबर पार्लियामेंट ना होने के चलते बाहर फेंक दिया गया और आज़ाद को मिनिस्टेरियल बंगलो रहने की इजाज़त दी गई। अब्दुल्ला खानदान कश्मीर में एक बात करते हैं और दिल्ली में दूसरी बात करते हैं, तभी शायद वजीर आजम राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोते हैं और अब्दुल्ला खानदान को हरफ तनकीद बनाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उस पद्म अवार्ड को नहीं भूलना चाहिए जिसकी खातिर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ने और वादी चनाब में बीजेपी का साथ देने के लिए राजी हो गए थे। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने आखिर में ये भी कहा कि कौन आज़ाद है और कौन गुलाम है ये तो वक्त ही बता देगा और लोग फैसला कर लेंगे। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट ने भी कई सारे संगीन दावे किए हैं कि गुलाम नबी आज़ाद 2015 में राज्यसभा सीट के लिए उनके पास आए थे। 370 की मनसूखे के वक्त सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद को ही आज़ाद क्यों रखा गया, उन्हें ही सरकारी बंगलो क्यों दिया गया, जबकि बाकी सभी सियासी जमातों से सरकारी रिहायशगाहें वापस ले ली गई थी। राज्यसभा उन्हें बढ़ावा देकर बाकी ऑपोजिशन लीडरान को क्यों हरफ तनकीद बनाती है। इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में वादी की सियासी जमातों को बीजेपी के बी टीम या सी टीम कहने के दावों को कहीं ना कहीं मजबूत बुनियाद मिलती है। अब बात करें वादी में दूसरे सियासी हलचल की, जो कि पीडीपी में आ रहा है, जहां पहले मुजफ्फर बेग और उनकी अहलिया के पीडीपी के लीडरान और उनकी सरबराह के साथ बातचीत करने पर यह बातें गर्दिश में थी कि उन्होंने पीडीपी का दामन फिर से पकड़ लिया है और इसे लेकर पीडीपी की जानिब से भी जारी करदा बयान में ये कहा गया था कि भाई बहनों में ऐसी चीजें होती रहती हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज में मुजफ्फर बेग की जानिब से जम्मू में मुनक्कद हुई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली में शिरकत की गई। शिरकत करने तक का तो ठीक था, पर इसके बाद मुजफ्फर बेग की जानिब से एक बयान आया जिसमें उनका ये कहना है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े ही नहीं। यानी कि इस बयान से ये अफवाहें पक्की होती दिख रही हैं कि शायद मुजफ्फर बेग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना ने भी एक बयान देते हुए कहा कि पार्टी के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले हैं जो अवाम के हक के लिए और वजीर आजम मोदी की क़यादत में काम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट पर पूरी अक्सरियत के साथ जीत हासिल करेगी। आपको बता दें तो मुजफ्फर बेग के इस बयान से पीडीपी की बुनियाद इसलिए हिली हुई नजर आ रही है क्यों न कि ज़राए का ये कहना है कि मुजफ्फर बेग आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बारामूला से उठ सकते हैं और उनकी जीत के भी पूरे आसार हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पीडीपी के हाथ से एक बड़ी जीत निकल रही है। इंतखाबात एक ऐसा वक्त है जब सियासी फेरबदल होना काफी ज्यादा आम है और ऐसा ही सियासी फेरबदल जम्मू और कश्मीर की सियासत में भी दिख रहा है। पर यहाँ पर सियासी जमातों का एक दूसरे पर बयानबाजियों से वार करना कई पुरानी बातों और राजों को खोल कर रख रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के इंतखाबात में अवाम किन की सच्चाई पर यकीन करती है और उन्हें आगे के लिए चुनती है। और साथ ही साथ इंतखाबात के लिए बचे हुए वक्त में अभी और कितने बयान कितने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।